जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनटीयूजीसी नेट एग्जाम का जो फर्स्ट फेज है वो इस समय कंटिन्यूस चल रहा है और सेकंड फेज की भी डेट अनाउंस हो गई है, 5 तारीख तक है, 5 मार्च तक है। उसके बाद थर्ड फेज में आप लोगों का मे भी हो सकता है कि अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पेपर होगा वो आपका होली के बाद ही वाले शेड्यूल में हो सकता है कि हो। तो आपका पेपर के लिए अभी भी जो भी टाइम बचा हुआ उसमें आप कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। आपको रुकना नहीं है और ना खरगोश की तरह भागना है। बस आपको क्या करना है, कछुई की तरह चलते रहना है और आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। तो इसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग लास्ट क्लास में हमने देखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू इंडिया से रिलेटेड, और उसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, और वो है आपका थॉट आपका एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है क्योंकि यहाँ से भी मोर देन 10 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए जो है क्वेश्चन में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, कुछ वन लाइनर्स हैं, बहुत सारे मैच द फॉलोइंग है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। लेवल भी कुछ लो हैं, कुछ मीडियम है और कुछ काफी हार्ड क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आवाज से देखते हैं। थॉट बहुत ही जो है क्या है कि एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि यहाँ से कम 10 से मोर देन 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ उसको अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका नोमेन क्या है? नोमेन इज, आपको पूछा जा रहा है कि जो नोमेन है वो क्या है। ऑप्शन ए है अ बुक एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये एक राजनीतिक भूगोल की किताब है। अ बुक रिटन बाय एनेक्जीमेंडर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अ थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री, ये ज्यामिति का एक थ्योरम है। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वेरिंग पोजीशन ऑफ सन, या एक ही प्रकार का यंत्र है जो क्या करता है, जो सन का जो पोजीशन जो चेंज होता रहता है, कभी उत्तर में कर्क रेखा पर, कर्क रेखा से कभी मकर रेखा पर, तो जो ये चेंजिंग होता है सन में, तो उसका जो वेरिएशन है, जो पॉइंट है कि यहां से यहां तक ट्रेवल करता है, उस एंगल को मेजर करने वाला क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इस चारों में बताना है कि नोमेन क्या है, वो क्या है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज डी इज द राइट आंसर। ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, नोमेन एक धूपघड़ी है। एनेक्जीमेंडर ने इसको बनाया था और उससे क्या किया जाता था कि जो पृथ्वी के सापेक्ष सन की जो रेज पड़ती हैं उस कोण को मेजर किया जाता था और उस कोण के आधार पे डिफरेंट टाइप्स के ज्यामितीय गणितीय मेथड से जो है आपके जो है क्या कहते थे, दिन की लंबाई का पता लगाते थे, ठीक है। विषुवत रेखा की दूरी की जो है डायमीटर कितना है, इन सारी चीजों का पता लगाया जाता है। या आपको बात किया जाए कि जैसे एनेक्जीमेंट जो है क्या है कि जो आपका जो है एक क्या है कि जैसे दो स्थान है, दो स्थानों के बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, तो इन सारे जो है चीजों के लिए इस क्या किया जाता था, यंत्र का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो एक यंत्र क्या है जो सन के रोज होती है, जो अर्थ के सापेक्ष पड़ती है, तो उसके बीच में जो एंगल निर्मित होता है, सन की पोजीशन इससे पता चलती थी कि ये नॉर्थ में चला गया है या साउथ में। इन सारी बातों का पता लगाने के लिए इस यंत्र का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। तो पहला नोमेन क्या है, एक तरह से क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज नॉट द पार्ट थ्री फोल्ड कॉन्टिनेंटल डिवीजन गिवन हेरोडेट्स, ठीक है। जो हेरोडेट्स थे ग्रीक के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, फादर ऑफ, इनको हिस्ट्री भी कहा जाता था। तो इन्होंने एक विश्व का मैप बनाया था जिसमें इन्होंने 3 महाद्वीपों को दिखाया था। तो ये कह रहा है कि उस 3 महाद्वीपों में से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसको इन्होंने अपने मैप में नहीं दिखाया था। ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो आपके कौन थे, हेरोडेट्स महोदय थे, इन्होंने अपने मैप में किस कॉन्टिनेंट को नहीं दिखाया था, ठीक है। यही आपको बताना है। आंसर क्या है आपका? अमेरिका को उन्होंने नहीं दिखाया था, बल्कि इनको लगता था कि पूरे वर्ल्ड में यही 3 कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। इसलिए अपने मैप में इन्होंने क्या किया, इसी तीनों कॉन्टिनेंट को अच्छे से दिखाया था। तो राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु एमंग, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर्स कोरिलेटेड द कलर ऑफ ओशन वाटर एंड इट्स सैलिनिटी। कौन सा इसमें से ऐसा विद्वान था जिन्होंने महासागरीय जल, ठीक है, महासागरीय जल का जो कलर होता है वो और उसकी लवणता के बारे में बात की थी। ऑप्शन है अलमसदी, इब्न सीना,
इब्ने खालदून या अल मकदीसी, इसी चारों में से आपको बताना है कि कौन से विद्वान थे जिन्होंने महासागरीय जल के कलर के बारे में बात किया था कि इसका कलर कैसा होता है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर महासागरीय जल का कलर अलग अलग होता है, जिसका कारण क्या होता है, सैलिनिटी होता है। तो कलर और सैलिनिटी में इन्होंने क्या किया था, एक अंतर संबंध स्थापित किया था। तो ये बात किसने की थी, ये बात की थी आपके अल मसूदी महोदय ने। ठीक है, अल मसूदी क्या है, एक अरब स्कॉलर है, बहुत जाने माने क्या है, जियोग्राफर है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर तीसरा का ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फेमस टेक्स्ट ऑन क्लासिकल एस्ट्रोनॉमी इंटाइटल अल्माजेस्ट वाज ऑथर्ड बाय, यानी जो एक एस्ट्रोनॉमी से, खगोल विज्ञान से, खगोल से संबंधित एक किताब है जिसका नाम है अल्माजेस्ट। तो अल्माजेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस, टॉलमी, स्ट्रेबो। तो राइट आंसर क्या सही है, राइट आंसर है आपका टॉलमी। ठीक है, अल्माजेस्ट किसकी रचना है, टॉलमी की रचना है, जो किसकी बात करता है, जो एस्ट्रोनॉमी की बात करता है, जो खगोलीय घटनाएं होती हैं। ठीक है, जितने आपके ब्रह्मांड में खगोल, जो आपके खगोल से संबंधित जितने भी आपके ग्रह उपग्रह हैं, इन सारे चीजों के बारे में बताने के बाद चेष्टा किया गया था किसके द्वारा, टॉलमी के द्वारा, अपनी बुक अल्माजेस्ट में। तो आपको राइटर की बुक को भी याद रखना है, साथ ही साथ उस बुक का संबंध किससे है, यानी वो किस विषय पे लिखा गया है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि कोई राइटर कहाँ का है, किस जो है स्कूल से संबंधित है, जैसे आपका ग्रीक हो गया, रोमन हो गया, इंडियन हो गए, ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ आपको दिया गया है बुक और दूसरी तरफ दिया गया है स्कॉलर, तो आपको क्या कराना है, मैच कराना है। पहले देखते हैं मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। ठीक है, तो मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी किसकी पुस्तक है, ये है R.E. डिकिंसन की। किसकी है, R.E. डिकिंसन। दूसरा है ऑल पॉसिबल वर्ड, ऑल पॉसिबल वर्ड किस, पीई जेम्स की। किसकी है, पीई जेम्स की। अगला है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी आप लोग को पता होगा, बहुत ही फेमस बुक है। ये किसकी है, रेडजल की है, जिन्हें फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी भी कहा जाता है। और नेचर ऑफ जियोग्राफी किसकी है, नेचर ऑफ जियोग्राफी हार्टसॉन की है। बहुत ही कालजयी रचना है नेचर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, 1900 ये पहले जो है नेचर ऑफ जियोग्राफी है, उसके बाद इन्होंने पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ जियोग्राफी, दो इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 3 4 1 2, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि the same environment carries different meaning to people with different way of life and culture. This statement is related to which one of the following concept? यहाँ पर आपको 4 कंसेप्ट दिए गए हैं, जिसमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा कंसेप्ट ये बताता है कि एक ही इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट एक ही है, लेकिन वही एक इन्वायरमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कार्य पद्धति और अलग अलग वे ऑफ लाइफ यानी कल्चर को बताता है। जैसे कि आप इन्वायरमेंट तो एक ही है, लेकिन आप एक उसमें रहने वाला जो पीपल है वो अलग अलग कार्य कर रहा है, और क्या हो रहा है, अलग अलग उसकी क्या है, बेआब पद्धति है, जीवन जीने का तरीका है। ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत बता रहा है, ऑप्शन है प्रोबेबिलिज्म, परसंभववाद, डिटर्मिनिज्म, निश्चयवाद, पॉसिबिलिज्म, जो है पॉसिबिलिज्म को कहते हैं हिंदी में संभववाद। इसके बाद कौन सा है आपका है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ नियतवाद। तो आपको कौन सा इसमें बताना है कि एनवायरनमेंट तो एक है, लेकिन उसमें रहने वाला जो व्यक्ति है वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग वे ऑफ लाइफ है, अलग अलग उसकी क्या है, कार्य पद्धति है, डिफरेंट वे ऑफ लिविंग है, एंड उसका क्या है, अलग अलग कल्चर है। तो ये बात कौन बताता है, ये बात बताता है आपका संभववाद। संभववाद क्या कहता है कि नेचर कुछ नहीं है, बल्कि सब कुछ क्या है, ह्यूमन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, और जैसा कोई क्या करेगा, जो ह्यूमन क्या है एफर्ट करेगा, उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, नेचर को पीछे धकेलेगा और अपना क्या करेगा, ग्रोथ करता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज भी तो कहता है। तो जैसे मान लीजिए इक्वेटोरियल रीजन है, तो इक्वेटोरियल रीजन में आप देखेंगे कि 0 डिग्री के आसपास, ठीक है, आपका इंडोनेशिया भी है, आपका कांगो भी है, आपका जायरे भी है, और आपका इसी के आसपास लगभग क्या है, आपका जो है सिंगापुर भी है। क्या है, सिंगापुर भी है। तो देखेंगे कि इसमें क्या है, कांगो का डेवलपमेंट अलग है, वहां के रहने वाले लोगों का वे ऑफ लाइफ अलग है, सिंगापुर का अलग है और इंडोनेशिया का अलग है। सिंगापुर क्या है, विकसित देश बन चुका है इसी लेटीट्यूड पे रहते हुए। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, प्रकृति को क्या किया, थोड़ा सा पीछे धकेल दिया, अपनी कार्यकुशलता के बल, अपनी बुद्धि के बल, अपनी चेतना के बल पे, टेक्नोलॉजी के दम पे। जबकि ये लोग क्या किए, उसी के साथ एडजस्टमेंट कर लिए, और नेचर जो है क्या हो गया, यहाँ पर कांगो और इंडोनेशिया में नेचर क्या हो गया,
इसकी जो यहाँ के ह्यूमन के ऊपर हावी हो गया और इन्होंने क्या किया, नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपनी कार्य कुशलता, अपनी चेतना के दम पे जो है नेचर को थोड़ा सा पीछे धकेला और आज ये क्या बन चुके हैं, विकसित राष्ट्र बन चुके हैं। तो देखिए सेम इन्वायरमेंट है कि लेकिन लोगों की वे ऑफ लाइफ, लोगों की कार्य पद्धति क्या है, अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि Which one of the following in the correct sequence of German geographer contributing the development of geographical thought? ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ जर्मन जियोग्राफर के नाम दिए गए हैं, तो आपको इनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि जो जर्मन जियोग्राफर आए तो पहले कौन आया, बाद में कौन आया और उनका जियोग्राफिकल थॉट में क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो अगर जर्मन जियोग्राफर की बात की जाए तो सबसे पहले कौन आए थे, आपके आस्कर पेसल आए थे। ठीक है, उसके बाद कौन आए, रिस्टहोफेन आए। ठीक है, रिस्टहोफेन के बाद कौन आए, आपके रेडजल आए। ठीक है, रेडजल के बाद हेटनर आए और हेटनर के बाद बहुत सारे विद्वान हुए। उसके बाद लास्ट में कौन आए, ट्रॉल आए। यही क्रम क्या है, बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो पहले कौन है, आस्कर पेसल है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पेसल पहले कहां पर है, पेसल यहां पर भी है, पेसल यहां पर भी है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद रिस्टोफेन को ऑप्शन में नहीं दिया है, बाहर कर देते हैं। उसके बाद रेडजल बाबा, तो रेडजल बाबा आगे। उसके बाद हेटनर महोदय, ट्रॉल महोदय। तो राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी स्कॉलर है उसका थोड़ा बहुत क्या याद रखना है, सीक्वेंस भी याद रखना है कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। तो 7 का क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हिच स्कूल ऑफ थॉट फर्स्ट डेवलप द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म, यानी कौन सा स्कूल ऑफ थॉट था, कौन सा संप्रदाय था। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब संप्रदाय हो गया। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद की विचारधारा को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ऑप्शन है रशियन स्कूल ऑफ थॉट, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, ब्रिटिश या फ्रेंच। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका फ्रेंच। क्योंकि जो पॉसिबिलिज्म था उसकी जो उत्पत्ति हुई थी या विचारधारा का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो कहां से हुआ था, फ्रांस से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि The dominant idea all geographical progress is that of terrestrial unity. ठीक है, यानी that is this statement is attributed to, ये कह रहा है कि जो आइडिया था किसका, जो है टेरेस्ट्रियल यूनिटी का। ठीक है, पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत आप लोग जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्वतंत्र रूप में एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि सारे जो ईश्वर जो आपके नेचर में पाई जाती है वो सारे एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। क्या है, इंटरकनेक्टेड है। किसी का खुद का क्या है, कोई एग्जिस्टेंट अकेला फ्रीडम रूप से नहीं है, उसी को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल यूनिटी। तो इस टेरेस्ट्रियल यूनिटी यानी पार्थिवता का सिद्धांत जो था, ये बातें किसने कही थी, यही आपको बताना है। ऑप्शन है फ्रेडरिक रसजल, वाइडल डी लाब्लास, रिचर्ड हार्टसॉन, जीन ब्रूस। तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी आपके वाइडल डी लाब्लास ने। ठीक है, विडाल डी लाब्लास जो है एक आपके फ्रेंच स्कॉलर हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हुए फ्रेंच में। ठीक है, अगर देखा जाए तो फ्रेंच में इनको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग जानते हैं, हम लोग थॉट में ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following pairs does not match। ठीक है, यानी कौन सा जोड़ा इसमें ऐसा है जो मैच नहीं करता है। एक तरफ आथर दिया है, एक तरफ बुक दिया है। तो आइए देखते हैं। पहला है, ठीक है, अल मसूदी, इधर दिया है किताब रूट्स एंड रिम्स। ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। ये रूट्स एंड जो रिम्स नामक किताब है, ये जो है अल मसूदी ने नहीं लिखी थी, बल्कि किसने लिखी थी, इब्ने हाकल ने लिखी थी। बाकी जो अल बल्की है, किताबुल अस्कल, यानी अल बल्की एक विद्वान है, इन्होंने किताबुल अस्कल लिखा है। अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखा है। इब्ने खालदून ने मुकदमा नामक पुस्तक लिखी है। तो राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द टर्म कॉस्मोग्राफी वाज कॉइन्ड एंड डिवाइड इनटू यूरोनोग्राफी एंड जियोग्राफी, यानी जो कॉस्मोग्राफी शब्द है उसको किसने प्रतिपादित किया था और बाद में उसको विभाजित कर दिया गया दो भागों में कॉस्मोग्राफी को। एक का नाम दिया गया यूरोनोग्राफी और दूसरे का नाम दिया गया जियोग्राफी यानी भूगोल। तो ये बात किसने कही थी, किसने इस शब्द का प्रतिपादन किया और बाद में उसको तोड़कर दो भागों में डिवाइड कर दिया। ऑप्शन है आपका रिटर महोदय, आस्कर पेस्कल महोदय, हम्बोल्ट महोदय या
बर्नहार्ड वारेनियस ने। तो आपको बताना है कि ये बात किसने कही थी। तो ये इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हम्बोल्ट ने किया था। एक जर्मन स्कॉलर है, फादर ऑफ जो है मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट के, इनको पिता भी कहा जाता है हम्बोल्ट और रिटर को। तो इन्होंने ही कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, ब्रह्मांड नामक शब्द का प्रयोग किया। कॉस्मोग्राफी का मतलब है ब्रह्मांड या खगोल भूगोल, ठीक है। और बाद में इसको इरोनियोग्राफी और जियोग्राफी में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु रोट द बुक मीटीरियोलॉजिका, यानी मीटीरियोलॉजिका नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? ऑप्शन है आपका एरिस्टोटल, अरस्तु, पोसिडोनियस, प्लेटो, इरेटोस्थनीज। तो आपको बताना है कि जो मीटीरियोलॉजिका नामक बुक है वो किसने लिखी? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? आपके प्लेटो महोदय ने लिखी थी, जो कि क्या है? जो है ग्रीक स्कॉलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेस इज सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्टेड इज द व्यू अंडर, यानी जो आपका स्पेस है, ठीक है, हम लोग अपनी पढ़ते हैं स्पेशियल स्टडी। तो ये जो आपका स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, वो सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है आपका बिहेवियरिज्म से, व्यवहारवाद से, लॉजिकल पॉजिटिविज्म से, जो है एक तार्किक प्रत्यक्षवाद से, स्ट्रक्चरलिज्म से, संरचनावाद से, या पोस्ट मॉडर्निज्म से, उत्तर आधुनिकतावाद से। तो आपको बताना है कि जो स्पेस शब्द है वो सामाजिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से किससे जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी उत्तर आधुनिकतावाद है। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? जो सेट पैटर्न होता है एक तरीके से वर्तमान में जो कल्चर है, इससे बियॉन्ड, इससे हट के जो कुछ नया है, वही क्या है? आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है। क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म है, जिसके बारे में एडवर्ड सोजा ने पहले बताया था। बाद में माइकल ओडियर आए, उन्होंने इसके बारे में, बहुत सारे विद्वानों ने इस पे क्या किया? काम किया। तो ये जो स्पेस है ये मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? उत्तर आधुनिकतावाद से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मैच द फॉलोइंग में एक तरफ जियोग्राफर दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे पहला है अल्बर्ट डिमांजिया। तो अल्बर्ट डिमांजिया कहाँ के थे? अल्बर्ट डिमांजिया आपके फ्रेंच के थे, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े थे, क्योंकि ये फ्रांस के थे। दूसरा है फ्रेडरिक रेडजर। तो ये क्या थे? ये एक जर्मन स्कॉलर थे, ठीक है। तीसरा है जो है एच.जे. मैकिंडर, हैल्फर्ड जॉन मैकिंडर। तो मैकिंडर कहाँ के थे? एक ब्रिटिश के थे, जिन्होंने किसकी थियरी दी थी? आप लोग कमेंट करके बताइए, मैकिंडर की थियरी का क्या नाम था? आगे हैं ईसा बोमेन, ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, 3 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द डोमिनेंट आइडिया इन ऑल जियोग्राफिकल प्रोग्रेस इज दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। यहां पर भी कह रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल यूनिटी है, ठीक है, वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। तो टेरेस्ट्रियल यूनिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? अभी हम लोगों ने देखा था विडाल डी ब्लास ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड जियोग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस। जियोग्राफी को किन्होंने कोरोलॉजिकल साइंस बताया था? कोरोलॉजिकल का मतलब होता है, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए एरियल डिफरेंशिएशन की तरह ही ये क्या है? आपका कंसेप्ट है। तो कोरोलॉजिकल में क्या होता है कि कोरोलॉजिकल का मतलब ये हुआ कि कोई एक स्थान दूसरे स्थान से किस प्रकार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से क्या है? भिन्न है। और यही हम क्या करते हैं? ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इसलिए ज्योग्राफी को क्या बोल दिया गया? कोरोलॉजिकल साइंस बोल दिया गया। ऑप्शन है आपका रिस्थोपेन, हेटनर, टॉलमी, या आपका है पीटर हैगर, ठीक है। तो कोरोलॉजिकल साइंस ज्योग्राफी को किसने कहा था? आपका है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, हेटनर महोदय ने इसको कोरोलॉजिकल साइंस कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 में भी आपका एक तरफ स्कॉलर दिया गया है और दूसरी तरफ क्या दिया गया है? आपका उनका निवास स्थान दिया गया है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं, ठीक है। एलन चर्चिल सैंपल, आप पता है कि ये कहाँ की हैं? यूएसए की हैं, कट्टर नियतवादी हैं, बहुत हार्डकोर नियतवादी हैं, डिटर्मिनिस्टिक हैं। पीटर हैगेट कहाँ के हैं? यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश हैं, ठीक है। और जीन ब्रून्स कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 2, ठीक है, सॉरी 4 3 और उसके बाद 4 3 के बाद 2 1, 4 3 2 1 इज द राइट आंसर। 4 3
1, ठीक है, 4 3 2 1, यानी ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर कैसे हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, 4 3 2 1, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हु मेजर्ड द लेंथ ऑफ द इक्वेटर ऑल ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, यानी इसमें से कौन से स्कॉलर थे, कौन से विद्वान थे जिन्होंने क्या किया था, जो इक्वेटर है उसकी लेंथ को नापा था और बहुत ही किस तरीके से, साइंटिफिक तरीके से मापा था। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से मापा था। ऑप्शन है होमर, एनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज, हेकेटियस। तो आपको बताना है कि किसने क्या किया था, जो इक्वेटर है उसको अच्छे से मेजर किया था। तो राइट आंसर क्या है, इरेटोस्थनीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट हिप्पार्कस। कह रहा है कि हिप्पार्कस के बारे में क्या सही नहीं है। नाट वाला चश्मा लग गया, अगर ये चश्मा जो भूल गया, ठीक है, तो वो ये यूजीसी एग्जाम क्या है, भूल जाए। नाट ऑप्शन है, पहला देखते हैं, ही इज कंसिडर्ड एज फाउंडर, उनको ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडर माना जाता है, प्रणेता माना जाता है, पितामह माना जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है he is regarded as father of geography, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी ये तो है नहीं, इरेटोस्थनीज को माना जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ही इन्वेंटेड नोमेन, इन्होंने नोमेन नाम का जो है एक जो यंत्र था उसका इन्होंने क्या किया था, आविष्कार किया था, ठीक है। तो ये भी बात क्या है, सही नहीं है, क्योंकि हिप्पार्कस ने नोमेन नामक यंत्र का आविष्कार नहीं किया था, बल्कि इसका किया था, एस्ट्रोलैब का किया था। क्या किसका किया था, एस्ट्रोलैब का किया था। अब कह रहा था कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से तो जो है तीनों सही नहीं है, यानी क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ द एबव। इसको बना दीजिए डी को, ऑल ऑफ द एबव, यानी तीनों भी सही नहीं है, कोई भी इनके बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आप लोग इसको बना लीजिए ऑल ऑफ एबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ स्ट्रेबो। इसमें से ये बताना है कि कौन सा स्ट्रेबो का वर्क नहीं है, फिर नाट वाला चश्मा आपको दिखना चाहिए। ऑप्शन है, इन्होंने जियोग्राफिका नामक पुस्तक की रचना की है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने हिस्टोरिकल मेमोरी नामक पुस्तक की रचना की है, तो ये भी स्ट्रेबो के बारे में सही है। हिस्टोरिका नेचुरलिस, यही पॉइंट इनका क्या है, गलत है, क्योंकि जो हिस्टोरिया नेचुरलिस है ये इनकी रचना नहीं है, बल्कि किसकी रचना है, प्लिनी की है। किसकी रचना है, प्लिनी नाम के एक विद्वान थे। ये एक जो है आपके कौन से विद्वान है, जो ग्रीक के बाद आते हैं, रोमन स्कॉलर हैं, तो उनकी रचना क्या है, हिस्टोरिया नेचुरलिस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि पूछा कौन सा सही नहीं है, तो सी सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अल्माजेस्ट ऑफ टॉलमी इज स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ। कह रहा है कि जो टॉलमी की अल्माजेस्ट है वो किससे संबंधित है, उसका थीम क्या था, वो किसके बारे में बात करता है। ऑप्शन है, द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ नोन प्लेस, यानी जो बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ व्याख्या करता है। मैप प्रोजेक्शन एंड वर्ल्ड मैप, मैप के प्रोजेक्शन की बात करता है। टेबल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के टेबल के बारे में बात करता है। कि द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, यानी जो अंतरिक्ष में जो सब मूव कर रहे हैं, सेलेस्टियल बॉडी जितने भी मूव कर रही है, ग्रह उपग्रह, उसके बारे में बात करता है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो इनका अल्माजेस्ट है वो किससे संबंधित है, वो एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय इब्न हाकल। कह रहा है कि इब्न हाकल की पुस्तक कौन है। ऑप्शन है, किताब अल असद, अ बुक ऑफ रूट्स एंड रिल्म्स, जियोग्राफिका, द ऑप्टिक्स। तो आपको बताना है कि जो आपके इब्न हाकल बाबा थे, तो इब्न हाकल बाबा की किताब कौन सी है। तो राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर, अ बुक ऑफ रूट्स एंड रिल्म्स इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हु डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 7 रीजन्स ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी पूरे विश्व को भाषा के आधार पे 7 प्रदेशों में किसने डिवाइड किया, 7 प्रदेशों में किसने डिवाइड किया। ऑप्शन है आपका, इब्न हाकल, अल मसूदी, अल इदरिसी, इब्न बतूता। तो आपको बताना है कि कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने क्या किया कि वर्ड को 7 प्रकार की भाषाओं प्रदेशों में डिवाइड किया। तो इसका राइट आंसर क्या है, अल मसूदी बाबा। अल मसूदी बाबा जो कि क्या है,
बाबा ऐसे बोल दे रहे हैं, नहीं आप बाबा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये क्या थे, अल-मफदी चाचा जो थे, ठीक है, ये कहाँ के थे, अरब स्कॉलर हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि पूरे वर्ल्ड को 7 किसमें बांटा था, 7 आपके भाषा प्रदेशों में डिवाइड किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है रिसाला ऑफ अल-बिरूनी डील्स विथ, यानी जो अल-बिरूनी है इनकी एक पुस्तक है रिसाला, ठीक है। तो कह रहा कि रिसाला किसके बारे में बात करता है, यानी इसके अंदर जो किताब के अंदर है वो किस थीम पे लिखा गया है। जैसे हर किताब की एक थीम होती है, जैसे आप जो है क्लाइमेटोलॉजी है तो उसमें क्लाइमेट से संबंधित बात किया जाएगा, क्लाइमेट से रिलेटेड बात किया जाएगा। वैसे रिसाला नाम का पुस्तक है तो किसके संबंधित बात करता है। ऑप्शन ए है डिस्क्रिप्शन अबाउट इंडियन मानसून, भारतीय मानसून के बारे में बात करता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंसेस इन टाइम एंड डे एंड नाइट इन डिफरेंस रीजन, यानी दिन और रात के समय में जो अंतर होता है, यानी कभी रातें बड़ी होती है, कभी दिन बड़ा होता है, और अलग अलग भागों में पृथ्वी के अलग अलग टाइम पे क्या होता है, दिन और रात में क्या होता है, अंतर होता है, इसके बारे में बात करता है। वेजिटेशन इन इंडिया, भारत में जो वेजिटेशन हुआ है, वनस्पतियां, उसके बारे में बात करता है, या नन ऑफ द एबव। तो आपको बताना है कि जो रिसाला है वो किसके बारे में बात करता है। तो राइट आंसर क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंसेस इन टाइम एंड डे एंड नाइट एंड डिफरेंट रीजन, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि द अरब जियोग्राफर हु क्रिटिसाइज द ग्रीक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू 5 क्लाइमेटिक जोन्स एंड सजेस्टेड अ मोर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, यानी कौन सा ऐसा विद्वान था जिन्होंने क्या किया, जो ग्रीक के द्वारा वर्ल्ड का क्या डिवाइड किया गया था, वर्ल्ड में जो 5 क्लाइमेटिक जोन बताए गए थे ग्रीक स्कॉलर के द्वारा, उसकी आलोचना की कि जो आप भाई ग्रीक वाले बता रहे हो ये बात सही नहीं है। और इन्होंने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड को और बहुत सारे क्या किया, क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया, जो कि बहुत क्या था, टफ था, कठिन था। वो सिस्टम किसने जो है इजाद किया था। ऑप्शन है आपका अल याकूबी, ठीक है, या अल जहानी, अल इदरसी, इब्न यूनुस। आपको ये बताना है कि किसने क्या किया, तो ग्रीक के द्वारा प्रतिपादित 5 जलवायु चक्र थे उसको क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की और बताया कि ऐसी बात कुछ नहीं है। और क्या किया कि पूरे वर्ल्ड को जो है अनेक क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया, जो कि बहुत क्या था, सोफिस्टिकेटेड था। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका अल इदरसी। अल इदरसी ने ऐसा किया था, इन्होंने ही क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 25, which one of the following authors has stated there is no necessity and आधा स्टेटमेंट लिखा गया इसमें, ठीक है, आपको फंसाने के लिए कि आप लोग फंस जाएं क्वेश्चन में। there is no necessity and but everywhere is possibility and man is the master of is the judge of their use। मैंने पूरा पढ़ दिया, इसमें आधा लिखा गया है। ये कह रहा है कि ये बात किसने कही थी कि अनिवार्यता कहीं नहीं है, there is no necessity, कोई कहीं नहीं अनिवार्यता है, एंड एवरीवेयर इज पॉसिबिलिटी, संभावनाएं हर जगह है, और ह्यूमन क्या है, उन संभावनाओं को प्रयोग करने का क्या है, मालिक है, ठीक है। ये बात किसने कही थी, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी, ऑप्शन है सैंपल, इसको सैंपल आप पढ़ लीजिएगा। ये सैंपल महोदय ने कहा था, ब्लास महोदय ने कहा था, फेब्रे ने कहा था, ये फेब्रे है क्या, इमाइल दुर्खीन ने ये बात कही थी। तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी लुसियन फेब्रे ने, जो कि क्या, संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने ये कहा था कि मानव प्रत्येक स्थान पे उसका जो मन कहे वो कहे, कोई अनिवार्यता नहीं है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, गेहूं की खेती करनी है, यहाँ पर चावल की खेती करनी है। ये ह्यूमन तय करेगा कि वो कौन सा काम कहाँ पर करेगा, क्योंकि ये क्या है, जो फेब्रे महोदय हैं ये किससे प्रभावित थे, ये प्रभावित थे संभववाद से। और ये संभववाद को जो है क्या है, वो नेचर और ह्यूमन के बीच के संबंध में किसको डोमिनेंट मानता है, ह्यूमन को डोमिनेंट मानता है, और कहता है नेचर की क्या औकात, नेचर तो ह्यूमन के आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये बात बहुत भी क्या है, गलत बात है। तो राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है अरेंज द फॉलोइंग, क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग प्लेटेड दैट हिस्ट्री बी ट्रीटेड ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी बी ट्रीटेड हिस्ट्री। यानी ये बात किसने कहा था कि ज्योग्राफी को हिस्ट्री की तरह ट्रीट करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और हिस्ट्री को ज्योग्राफी की तरह। बहुत ही फेमस कोटेशन है। ऑप्शन है होम्स महोदय, हेरोडेट्स महोदय, हेकेटियस महोदय की थेल्स महोदय। तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी आपके हेरोडेट्स ने। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, परम ज्ञानी तो हैं ही सभी के सभी। तो इसलिए क्या है कि
ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो अपने आप को हम्बोल्ट और रिटर के क्या मानते हैं, पिता मानते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि हम्बोल्ट क्या थे, हम्बोल्ट ने कुछ नहीं किया सर, सब काम तो हम ही कर रहे हैं, हम्बोल्ट की बस की तो कुछ ही बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हमको नहीं समझना है। हम्बोल्ट क्या, हम्बोल्ट का अगर 1% भी हम लोग बन जाए तो बहुत बड़े क्या हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्कॉलर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन। इसमें कुछ स्कॉलर के नाम दिए गए हैं, आपको क्या करना है कि उनको एक क्रम में सजाना है। सारे के सारे कहाँ पे हैं, ये कुछ इसमें से ग्रीक के हैं और कुछ कुछ कहाँ के हैं, रोमन स्कॉलर हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आपके आए प्लेटो, ये 1 नंबर पे आए। उसके बाद एरिस्टोटल आए, उसके बाद इरेटोस्थनीज आए, उसके बाद ये आए स्ट्रेबो महोदय। तो पहले क्या हो जाएगा, ठीक है, पहले जाएगा 3, उसके बाद 3 के बाद 1, 3 1, और उसके बाद 2, और उसके बाद 4। ठीक है, 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो पेयर दिया गया है वो कह रहा है कौन सा मैच नहीं कर रहा है, यही आपको बताना है। पहला है आथर और दूसरा है इब्ने खालदून। तो इब्ने खालदून की पुस्तक मुकदमा है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई है। अल बल्खी, अल बल्खी की क्या है, किताबुल अस्कर, क्या है, किताबुल अस्कर। तीसरा क्या है, अल मसूदी, अल मसूदी की रूट्स एंड रिदम्स, ये बात क्या है, बिल्कुल ही गलत है। और यही ऑप्शन आपका क्या पूछा गया है कि कौन सा मैच नहीं करता है। बाकी अलबरूनी को तो आप लोग जानते हैं कि इनकी रचना कौन सी है, किताबुल हिंद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या है, आपको मैच कराना है कि एक तरफ क्या दिया गया है, ज्योग्राफर दिए गए हैं और 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, मैच कराते हैं और देखते हैं कि एक तरफ ज्योग्राफर दिया गया है, दूसरी तरफ उनका योगदान पूछा गया है। पहला है स्टैंड, एलडी स्टैंड, जो कि कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। ठीक है, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है ग्रेट ब्रिटेन यूज एंड मिसयूज ऑफ लैंड। तो एक का क्या हो गया, 3 हो गया। दूसरा है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, तो इन्होंने काम क्या किया है, कास्मक नामक पुस्तक लिखी है। रिचर्ड हार्टसोन, इनकी महत्वपूर्ण कृति क्या है, नेचर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, और आगे है आर ई डिकिंसन, डिकिंसन को मिला दीजिए मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो ये हो गया आपका प्रमुख रूप से मैच। ए का क्या हो गया, 3, ठीक है, और बी का क्या हो गया, 4, 3 के बाद 4, सी का क्या हो गया, 2, और डी का हो गया 1, यानी 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1, 3 4 2 1 is the right answer. Question number 30. Who was the author of the book Nature of Geography? जो नेचर ऑफ जियोग्राफी है ये किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, ईसा बोमेन की है, रुडोल्फ जेलन की है, या फ्रेडरिक रडजल की है, रिचर्ड हार्टसोन की। आपको बताना है कि जो नेचर ऑफ जियोग्राफी है वो किसकी रचना है, किसकी रचना है, ये है आपके रिचर्ड हार्टसोन की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर मेड करेक्शन टू टॉलमीज बुक, यानी कि कौन सा ऐसा स्कॉलर है जिसने टॉलमी की जो बुक थी अल्माजेस्ट, उसमें क्या किया था, करेक्शन किया था, उसमें संशोधन किया था, जो गलतियां थी उसको क्या किया था, दूर किया था। ऑप्शन है अल मसूदी, अल इदरिसी, अल ब्रूनी, इब्ने खालदून। तो आपको बताना है कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, यूजीसी का बहुत ही फेवरेट है, ऐसे कह सकते हैं कि यूजीसी की ये क्या है, एक तरह से बहुत ही प्यारी क्वेश्चन है। यूजीसी बार बार इसको क्या करता है, पूछता है, इसको मिस नहीं करता है, बहुत ही क्या करता है, इसको याद करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है अल इदरिसी। क्या है, अल इदरिसी, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द स्टेटमेंट दैट इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द रिवर नाइल, यानी ये स्टेटमेंट किसका है कि जो इजिप्ट है, मिस्र है, वो नील नदी का उपहार है या नील नदी की देन है। ऑप्शन है अरिस्टोटल, अरस्तु, स्ट्रेबो, हेरोडोटस, यह है आपका स्नेका। तो आपका इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, हेरोडोटस ने बात कही थी कि जो नाइल रिवर है यानी नील नदी है वो मिस्र की, जो मिस्र है वो नील नदी का देन है, नील नदी की उपहार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट, यानी जो हम लोग मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट पढ़ते हैं, आधुनिक विचारधारा पढ़ते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी से संबंधित, तो आधुनिक विचारधारा के फाउंडर कौन है, प्रतिपादक कौन है, या एक तरह से कहा जाए तो पिता कौन है? ऑप्शन है हम्बोल्ट एंड रिटर, कांट एंड वारेनियस, हैटनर एंड रिस्थोफेन, हम्बोल्ट एंड डेविस। तो आपको बताना है मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट जो यानी आधुनिक विचारधारा, आधुनिक भौगोलिक विचारधारा के पितामह कौन है? आपके हम्बोल्ट एंड रिटर। कौन है? हम्बोल्ट एंड रिटर है, ठीक है जी। इन दोनों में एक विशेषता ये है कि दोनों की मृत्यु 1859 में हुई थी। दोनों बहुत अच्छे क्या थे? दोस्त थे, जर्मन थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्टली एसोसिएटेड विथ रेडिजल, यानी इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पूर्ण रूप से किससे संबंधित है? रेडिजल महोदय से संबंधित है। पहला पढ़ते हैं, रेडिजल डोमिनेटेड जर्मन जियोग्राफी इन द सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी, यानी जो जर्मन जियोग्राफी की बात किया जाए, जर्मन में बात किया जाए तो रेडिजल की डोमिनेंसी था, प्रभाव था कि शताब्दी में जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 1850 के आसपास। तो ये बात बिल्कुल क्या है? राइट है। दूसरा कह रहा है कि रेडिजल कॉइन्ड द टर्म एंथ्रोपोजियोग्राफी, रेडिजल ने क्या किया कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नाम शब्द का प्रतिपादन किया। ये भी बात सही है, इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक भी लिखी थी 1882 में। तीसरा है कि रेडिजल वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, ये भी बात सही है कि ये डार्विन की जो थ्योरी थी, ठीक है, कौन सी? जीवों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, उससे बहुत प्रभावित थे कि जीव क्या होते हैं, जो संघर्ष करते हैं और संघर्ष में जो बचते हैं वही ठीक है, और जो संघर्ष नहीं कर पाते हैं वो क्या है? वो विलुप्त हो जाते हैं। यानी देखा जाए तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया था कि नेचर की डोमिनेंसी बताई थी किसके ऊपर? आपके जीव जंतु यानी ह्यूमन के ऊपर। और इसी से क्या आया था? कंसेप्ट आया था। कौन सा कंसेप्ट आया था? डिटरमिनिज्म का। तो ये तीनों बात क्या है रेडिजल बाबा के बारे में सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है हु रोड द बुक मीटेरियोलॉजी का, ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। ये किसकी है? आपके अरिस्टोटल की है। ये थोड़ा सा क्या हो गया है? रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट जियोग्राफी, इसमें से आपको ये बताना है कि जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ठीक है। ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, स्ट्रैबो, हिप्पार्कस, पोसिडोनियस। तो आपको बताना है कि जियोग्राफी शब्द का यानी भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राइट आंसर क्या है? इरेटोस्थनीज ने किया था, ठीक है। अगला है कि who was the first person to divide the circle into 360 डिग्री, यानी आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्कॉलर है, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने सर्वप्रथम पूरे पृथ्वी को 360 भागों में क्या किया था? डिवाइड किया था। ऑप्शन है आपका टॉलमी, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस। तो ये काम किसने किया था? ये काम किया था आपका हिप्पार्कस ने। हिप्पार्कस ने एस्ट्रोलैब बनाया, ये ग्रीक स्कॉलर थे और इन्होंने पूरे पृथ्वी को 360 डिग्री में क्या किया था? विभाजित किया था। अगला है विडाल डी ला ब्लास वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट, यानी जो आपके ब्लास बाबा थे, तो ब्लास बाबा जो है किस स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित थे? आपके पॉसिबिलिज्म से संबंधित थे, संभववाद से, डिटरमिनिज्म यानी निश्चयवाद से, मॉडर्न डिटरमिनिज्म नवनियतवाद से, या स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। तो आपको बताना है कि विडाल डी ला ब्लास किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? पॉसिबिलिज्म से संबंधित थे। एक फ्रेंच स्कॉलर थे, ठीक है, और फ्रेंच में इनको फादर ऑफ जो ह्यूमन जियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल हार्थ, कल्चरल हार्थ यानी सांस्कृतिक उद्गम स्थल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या संकल्पना किसने दिया था? ऑप्शन है सीसी कॉल्बी, सीओ सावर, एफडब्ल्यू नोट स्टील। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सीओ सावर यानी कार्ल ओ सावर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है कि Who recognized Africa is southward pointing triangle on map? किसने ये रिकॉग्नाइज किया, ये पहचान की कि जो आपका अफ्रीका है, ठीक है, वो कहां पर है? मैप में दक्षिण में एक ट्रायंगल के रूप में, एक जो है त्रिभुज के रूप में है, जो भी मैप बनाया गया था। ऑप्शन है आपका यूरोपियंस ने, यूरोपवासियों ने। दूसरा है अरब स्कॉलर, चाइनीज स्कॉलर, नन ऑफ द दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका अरब स्कॉलर। अरब स्कॉलर ने ही बताया था कि जो अफ्रीका है वो मैप में सबसे साउथ में है, ठीक है, एक ट्रायंगल के रूप में।
द टर्म भूगोल वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम, यानी भूगोल नाम से जो शब्द प्रयोग किया गया था, इससे पहले जो हमने वहां पर बात की वो जियोग्राफी शब्द की बात की थी, और यहाँ पर बात किया जा रहा है कि भूगोल जो शब्द प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। सूर्य सिद्धांत में किया गया था, शतपथ ब्राह्मण में किया गया, वैदिक में किया गया, वेदों में, ठीक है, या जो है भुवन पोषा में किया गया। ठीक है, चार ये इंडियन स्क्रिप्चर हैं आपके, इंडियन ग्रंथ हैं आपके, जिसमें भारतीय ये ग्रंथ हैं। तो आपको बताना है कि जो भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था वो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया था। तो ये किया गया था सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक में किया गया था। तो राइट आंसर क्या है, सूर्य सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि which of the following of scholar describe impact of solar and lunar eclipse on Indian society। ये किसने प्रतिपादित किया था, जो चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है उसका प्रभाव भारतीय समाज पे भी पड़ता है, ये बात किसने कही थी। ऑप्शन है आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य ने, ब्रह्मगुप्त ने या बारामिहिर ने। तो इसका राइट आंसर क्या है, बारामिहिर ने ही कहा था कि जो सोलर या लूनर इक्लिप्स होता है इसका इंपैक्ट भारत के समाज पे भी क्या होता है, पड़ता है। अभी भी आप लोग गांव में देखते होंगे कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो लोग खाना उस टाइम नहीं खाते हैं। ठीक है, भारतीयों की अपनी क्या है, एक मान्यता है, एक अपना उनका क्या है, ट्रेडिशन है, और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आर्य सिद्धांता डील्स विद, जो आर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखा गया है वो किसके बारे में बात करता है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, एक जो है जो खगोल से संबंधित बात करता है, क्लाइमेटिक इंफॉर्मेशन जलवायु से संबंधित बात करता है, मैथमेटिक्स से संबंधित जानकारी के बारे में बात करता है, कि इनमें से किसी के बारे में नहीं। तो आपको बताना है कि जो आर्य सिद्धांत है वो किसके बारे में बात करता है, वो किसके बारे में बात करता है, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता है, खगोलीय घटनाओं के बारे में क्या करता है, बात करता है। अगला क्वेश्चन है 44, जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियरी ऑफ इवेंट्स, यानी जो जनरल नेचुरल हिस्ट्री है, सामान्य प्रकृति इतिहास है, एंड थियरी ऑफ इवेंट्स, जो स्वर्ग की थियरी है, स्वर्ग से संबंधित सिद्धांत है, वो जो है ये जो पुस्तक दोनों है, ये पुस्तक है जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियरी ऑफ इवेंट्स, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, रिटन बाय इमैनुअल कांट, डिस्क्राइब नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये इमैनुअल कांट के बारे में लिखा गया है, और इस किताब में इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब किया है। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है, एक जो है नेबुला से संबंधित सिद्धांत इन्होंने दिया था, कोल्ड नेबुला से संबंधित पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में, या डिड्यूस मिल्की वे फॉर्म्ड फ्रॉम स्पिनिंग क्लाउड ऑफ गैस, या इन्होंने इसमें यह बताया है कि जो मिल्की वे हमारी आकाशगंगा जो है, ठीक है, उसका नाम क्या है, मिल्की वे। जो मिल्की वे का फॉर्मेशन हुआ है वो बहुत सारे जो गैसों के बादल हैं उससे हुआ है। ये बताना है आपको इस पुस्तक के बारे में क्या सही है। तो बात क्या है, तीनों सही है कि ये कांट ने लिखी है, इसमें इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बताया है, और इसमें ये भी उन्होंने बताया है कि जो मिल्की वे का निर्माण हुआ है घूमते हुए बादलों के गैसों के बादल से हुआ है। तो राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर, यानी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following of work of Kant was unfinished, यानी इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें बताना है कि कौन सा ऐसा कार्य था कांट के द्वारा जो कि पूरा नहीं किया गया था, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन ये है ओपस पोस्टमम, ठीक है, ये ग्रीक विद्वान थे तो लैटिन भाषा में कुछ ये बातें लिखी गई हैं। एक पुस्तक थी ओपस पोस्टमम, क्या इस पुस्तक को इन्होंने पूरा नहीं कर पाया था, या एंकुंग डिंग गुंग के बारे में बात किया था, या क्रिटिक ऑफ जजमेंट के बारे में जो इन्होंने बात किया था उसको नहीं पूरा कर पाया था, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, ये ओपस पोस्टमम है। ठीक है, ओपस पोस्टमम नामक की पुस्तक लिख रहे थे तो ये इसको इन्होंने क्या किया था, पूरा नहीं कर पाया था, उसके पहले इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो राइट आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, who said space is not a thing or event, it is a kind of framework or for things and events। कह रहा है कि किसने ये बात कही कि जो स्पेस है, जो आप स्पेस हम लोग देखते हैं, तो स्पेस जो है कोई वस्तु नहीं है, कोई विषय वस्तु नहीं है, बल्कि क्या है, एक प्रकार से कार्य करने का तरीका है, ये फ्रेमवर्क है। किसका फ्रेमवर्क है, किसी भी वस्तु की या किसी भी घटना के बारे में जानकारी की। तो ये बात किसने कही थी, ऑप्शन है वारेनियस ने कहा, कांट ने कहा, हम्बोल्ट ने कहा, रिटन ने कहा। तो राइट आंसर क्या है, ये बात आपकी कही थी कांट ने कि स्पेस कोई वस्तु जो है वस्तु नहीं है, बल्कि क्या है, ये काइंड ऑफ फ्रेमवर्क है, कार्य करने का एक तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसके लिए,
थिंग्स के लिए, इवेंट्स के लिए, घटनाओं के लिए, और जिसमें हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। ये कार्य करने का तरीका है, कोई कार्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, हु आइडेंटिफाई ईच कॉन्टिनेंट विथ अ डिफरेंट रेसेस हैविंग डिफरेंट कलर। ठीक है, ये कह रहा है कि ये किसने आइडेंटिफाई किया था कि अलग अलग महाद्वीपों में क्या होता है, अलग अलग कलर के रेस रहते हैं। ठीक है, क्या है, हु आइडेंटिफाई ईच कॉन्टिनेंट विथ अ डिफरेंट रेसेस हैविंग डिफरेंट कलर, यानी अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग कलर के क्या होते हैं, रेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? ऑप्शन है शेफर महोदय, इमैनुअल कांट, हम्बोल्ट या रिटर। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्ल रिटर। कार्ल रिटर ने ये बात कही थी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, इसको आइए हम लोग क्या करते हैं, मैच करते हैं। पहला है जियोग्राफर और इधर इनका कंसेप्ट सिंपल। सिंपल का कंसेप्ट कौन सा है? इनका कंसेप्ट है आपका डिटरमिनिज्म। डिटरमिनिज्म यानी ओल्ड डिटरमिनिज्म, डिटरमिनिज्म जो था, जो नया था, ठीक है, उसको हम नॉन तौर बोलते हैं, जो पुराना है उसको हम ओल्ड डिटरमिनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रूंस, ब्रूंस का है पॉसिबिलिज्म, संभववाद। डेविस, डेविस का क्या है आपका सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, क्रमबद्ध भूगोल। और बर्गिस का क्या है? बर्गिस का है कंसेंट्रिक जोन थियरी। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। ठीक है, 3, 4, 1, 2 इज द राइट आंसर। 3, 4, 1, 2। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, 49 कह रहा है टू विच स्कूल डज इरेटोस्थेनीज द फादर ऑफ जियोग्राफी बिलोंग्स टू। यानी जो फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है? आपके इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। ये इरेटोस्थेनीज जो थे वो किससे संबंध रखते थे, किस स्कूल ऑफ थॉट से? ये रोमन के थे, रोम के थे, अरब से थे, जर्मन के थे या ग्रीक के थे? तो ये कहाँ के थे? ये थे आपके ग्रीक के। कहां के थे? ग्रीक के थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू विच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी डज ईसी सैंपल बिलोंग। यानी किस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से आपकी जो एलन चर्चिल सैंपल थे वो बिलोंग करती है, वो संबंधित हैं। ऑप्शन है अमेरिकन स्कूल से, रशियन स्कूल से, ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोग्राफी या फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोग्राफी। तो आपको कमेंट करके बताना इसमें, ठीक है, कि ये किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती है। तो किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी से। ठीक है, ये किसे बिलोंग करती हैं? अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी से। तो ये आज आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, हम अगले 50 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कमेंट ही जो है इसमें हम सुधार ला सकते हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है, क्वेश्चन का नेचर कैसा है, आप जो है आपके लिए उपयोगी है या नहीं, आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।